अगली सुबह अर्नव आराम से अपने बेड पर सो रहा था। सोते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि दिनों के बाद अर्नव को ऐसी प्यारी सी नींद मिली हो। अर्नव की साइड टेबल पर उसका मोबाइल रखा था। काफी देर से वो मोबाइल बज रहा था, लेकिन अर्नव इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे मोबाइल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बार बार मोबाइल बजने की वजह से कुछ देर बाद अर्नव की नींद खुल जाती है। वो बिना आंखें खोले अपना हाथ टेबल तक ले जाकर मोबाइल पकड़ लेता है। मोबाइल को बिना देखे अर्नव कॉल आंसर करके नींद से भरी आवाज में कहता है, हेलो। मोबाइल से गोपाल की आवाज आती है, हेलो एएसपी सर, आप अभी तक सो रहे हैं? अर्नव उसी आवाज में कहता है, मम, इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? गोपाल कंफ्यूज होकर कहता है, सर, सुबह सुबह, अभी तो दिन के 11:30 बज रहे हैं। अर्नव गोपाल की बात से इरिटेट होकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? गोपाल अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, सर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। दिन के 11:30 बज चुके हैं। आज आप अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। आप ठीक तो हैं ना? गोपाल की बातें सुनकर अर्नव फौरन उठकर बैठ जाता है और अगले ही पल उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर जाती है। सच में दिन के 11:30 बज गए थे। अर्नव फौरन मोबाइल में भी टाइम चेक करता है, लेकिन वहां भी टाइम 11:30 ही हुआ था। ये देखकर अर्नव हैरान रह जाता है, क्योंकि वो रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना वर्कआउट कर देता था। अर्नव अपना सर पकड़कर खुद से कहता है, आज मुझे उठने में इतनी देर कैसे हो गई? जब अर्नव ने अपना हाथ अपने सर पर रखा था, तभी उसकी नज़र उसकी कलाई पर बंधे हुए काले धागे पर जाती है। उसे देखकर अर्नव का दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। वो अपने दूसरे हाथ से उस धागे को छूते हुए कुछ सोचने लगता है। उसे याद आता है कि कल रात उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी और कई दिनों के बाद वो चैन की नींद सो पाया था। अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, क्या सच में इस धागे की वजह से कल रात मुझे वो आवाज़ें सुनाई नहीं दी, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या समायरा सच कह रही थी? क्या सच में कोई साया है जो लोगों को मार रहा है? कुछ देर तक यही सोचने के बाद अर्नव अपने इन थॉट्स को नकारते हुए खुद ही कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये सब बस एक इत्तेफाक होगा। ये सोचकर अर्नव अपने बेड से उठ जाता है और जल्दी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगता है। इधर क्लास खत्म होने के बाद सुहानी अपने क्लास से बाहर आती है। आज निशा और विवेक उसके साथ नहीं थे। वो किसी काम का बहाना बनाकर आज कॉलेज नहीं आए थे। क्लास से निकलकर सुहानी बड़बड़ाते हुए चल रही थी, ये मी सक्सेना के बारे में कहाँ से पता करूं? मेरी तो पूरी जिंदगी पजल बनकर रह गई है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये पद्मिनी का सस्पेंस ही कम था क्या, जो अब मी सक्सेना भी आ गए हैं। पता नहीं कौन है ये। दूसरी तरफ से युवराज आ रहा था। उसकी नज़र सुहानी पर पड़ती है। वो देखता है कि सुहानी खुद से बड़बड़ाते हुए चल रही थी। ये देखकर युवराज अपने मन में कहता है, ये हमेशा ऐसे नमूने की तरह हरकतें क्यों करती रहती है? सुहानी ने नज़दीक पहुंचकर युवराज ऐसे प्रीटेंड करता है जैसे वो सुहानी को देख भी नहीं रहा है। तभी सुहानी की नज़र युवराज पर जाती है। युवराज को देखते ही सुहानी भागते हुए उसके पास जाने लगती है। युवराज सुहानी को अपनी तरफ आते हुए देखता है, लेकिन फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहता है। सुहानी जैसे ही युवराज के पास पहुंचती है, एक लड़का भागते हुए आता है और सुहानी से टकराकर दूसरी तरफ भाग जाता है। उस लड़के से टकराते ही सुहानी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। उसे गिरते देख युवराज अलर्ट हो जाता है और अगले ही पल सुहानी के पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है। डर से सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर बाद जब सुहानी को एहसास होता है कि वो नीचे नहीं गिरी है, वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलकर सुहानी देखती है कि उसके सामने युवराज है। सुहानी युवराज का हाथ थामे हवा में झूल रही थी। युवराज को खुद को थामे देखकर सुहानी एक चैन की सांस लेते हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी को देख रहा था। सुहानी युवराज से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी युवराज के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आती है और वो सुहानी का हाथ छोड़ देता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी फ्लो पर गिर जाती है। युवराज जानता था कि इससे सुहानी को कुछ खास चोट नहीं लगने वाली है, इसलिए उसने सुहानी का हाथ छोड़ा था। जैसे ही सुहानी फ्लो पर गिरती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। वहां पर युवराज और सुहानी के अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ ही देर बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि वो पीठ के बल जमीन पर पड़ी है और उसके सामने युवराज खड़ा है।
आज पहली बार ऐसा हुआ था कि युवराज के होते हुए सुहानी की यह हालत हुई थी। सुहानी जमीन पर पड़े हुए ही दर्द भरी आवाज में युवराज से कहती है, युवराज सर, आपने मुझे गिरने क्यों दिया? युवराज कहता है, बार बार तुम्हें गिरने से बचाना ही मेरा काम नहीं है। सुहानी उठकर फ्लोर पर ही बैठ जाती है और अपनी कोहनी पर लगी चोट को सहलाते हुए कहती है, युवराज सर, इसे काम नहीं हेल्प कहते हैं। युवराज उसी अंदाज में कहता है, हेल्प उसकी की जाती है जिसे उसकी सच में जरूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे देखकर तुम जानबूझकर बार बार गिरती हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मुझे जरूरी नहीं लगा। ये कहकर युवराज अपनी ऑफिस की तरफ जाने लगता है। युवराज की ये बात सुनकर सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्या युवराज सर को मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? ये कहकर सुहानी जल्दबाजी में खुद ही उठ जाती है और युवराज के पीछे जाने लगती है। युवराज तेजी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि सुहानी उसके पीछे जरूर आएगी। सुहानी भागते हुए युवराज के पीछे पीछे जाने लगती है। युवराज इस वक्त इतनी तेजी से चल रहा था कि उसकी स्पीड मैच करने के लिए सुहानी को लगभग भागना पड़ा रहा था। वो युवराज के पीछे भागते हुए ही कहती है, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। युवराज उसी स्पीड से चलते हुए कहता है, हाँ बोलो। सुहानी कहती है, मेरा मतलब है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। युवराज सामने देखकर चलते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो पार्सल मैंने नहीं भेजा है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, नहीं सर, ये उस पार्सल के बारे में नहीं है, मुझे आपसे किसी आदमी के बारे में पूछना है। युवराज बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए कहता है, किस आदमी के बारे में? सुहानी अब युवराज के पीछे भागते हुए थक गई थी और हौंफते हुए कहती है, मिस्टर महेश सक्सेना। सुहानी के मुंह से ये नाम सुनकर युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन सुहानी अपने फ्लो में भागते हुए आगे बढ़ जाती है। 3-4 कदम आगे जाकर उसे एहसास होता है कि युवराज पीछे ही रुक गया है। ये देखकर वो वापस युवराज के पास आती है। इधर युवराज सुहानी के मुंह से महेश सक्सेना का नाम सुनकर हैरत में पड़ जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे से सुहानी को कुछ पता चलने नहीं देता। युवराज वहीं खड़े होकर सोचने लगता है, सुहानी मिस्टर महेश सक्सेना के बारे में क्यों जानना चाहती है? क्या उसे याद आ गया है कि महेश सक्सेना ही उसके रियल डैड हैं? ये सोचकर युवराज सुहानी से कहता है, तुम्हें मिस्टर सक्सेना के बारे में क्यों जानना है? युवराज का ये सवाल सुनकर सुहानी कुछ घबरा जाती है, क्योंकि उसने इस सवाल का जवाब सोचा ही नहीं था। वो युवराज को इस वक्त सच नहीं बताना चाहती थी। सुहानी एक बहाना बनाते हुए कहती है, सर, वो क्या है ना, ये नाम बार बार मुझे मेरे सपने में सुनाई देता है। जब मैंने इस नाम के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि मिस्टर सक्सेना शिमला से ही हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। शायद इससे मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता चल जाए। सुहानी नहीं जानती कि उसका ये झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ये सुनकर युवराज अपने मन में कहता है, शायद सुहानी को अब अपना पास्ट याद आने लगा है। ये सोचते हुए युवराज कहता है, मिस्टर सक्सेना शिमला के एक रेपुटेड बिजनेसमैन थे। कुछ सालों पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। ये सुनकर सुहानी अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, युवराज सर, इतना तो मुझे भी पता है, मुझे उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज उसे गौर से देखने लगता है। कुछ ही देर बाद वो आगे कहता है, ठीक है, आज शाम 5 बजे रेडी रहना। ये कहकर युवराज अपने ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। सुहानी युवराज से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तब तक युवराज ऑफिस के अंदर जा चुका था। वो खुद से कहती है, 5 बजे रेडी रहना मतलब क्या है? सुहानी को युवराज की बात समझ नहीं आई थी। वो फिर बड़बड़ाते हुए जाने लगती है, ये युवराज सर मुझे कभी समझ ही नहीं आते। कभी तो मुझे उस साए से बचा लेते हैं, लेकिन आज गिरने से भी नहीं बचाया। कितनी जोर से लगी मुझे आज। ये कहते हुए सुहानी अपनी कमर पकड़कर चलने लगती है। युवराज के जाने के बाद अब उसे दर्द का एहसास हो रहा था। शाम के 5 बजे थे। सुहानी कॉलेज के पार्किंग में युवराज की कार के पास खड़ी थी। उसे युवराज ने कुछ बताया नहीं था कि उसे कहाँ इंतजार करना है, इसलिए सुहानी को यही सबसे सही जगह लगती है उसका इंतजार करने के लिए। ठीक 5 बजे युवराज अपनी कार के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि सुहानी उसके कार के पास ही खड़ी है। युवराज अपने एटीट्यूड में कहता है, अंदर बैठ जाओ, और खुद भी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सुहानी के कार में बैठते ही युवराज कार स्टार्ट कर देता है और कॉलेज से बाहर निकल जाता है। युवराज कार ड्राइव कर रहा था और सुहानी चुपचाप उसके पास बैठी थी।
वो युवराज से पूछना चाहती थी कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। वो बीच बीच में अजीब अजीब शक्लें बनाकर तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी। युवराज सुहानी की ये हरकत काफी देर से नोटिस कर रहा था। एक टाइम के बाद जब युवराज से ये सब टॉलरेट नहीं होता, वो सुहानी से कहता है, तुम कुछ पूछना चाहती हो? सुहानी एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिलाकर कहती है, आपको कैसे पता? युवराज सामने देखते हुए कहता है, जैसे तुम्हें पता है कि मुझे इरिटेट कैसे करना है। ये सुनकर सुहानी का मुंह बन जाता है। युवराज कहता है, अब ये अजीब सी शक्लें बनाना बंद करो और पूछो क्या पूछना है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज अपनी कार रोक देता है। युवराज को ऐसे कार रोकते देखकर सुहानी घबरा जाती है। वो मन में सोचती है, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? सुहानी जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, युवराज अपने बाईं तरफ देखते हुए कहता है, हम यहाँ आ रहे थे। युवराज की बात सुनकर सुहानी भी बाईं तरफ देखने लगती है। रोड के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसके सामने एक छोटा सा गार्डन था। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, ये किसका घर है? युवराज कहता है, ये हमारे गार्डन का घर है। ये पहले मी सक्सेना के घर में काम करते थे। मुझे लगता है कि तुम्हारे बहुत से सवालों का जवाब इनके पास जरूर होगा। युवराज की बातें सुनकर सुहानी उस घर को देखने लगती है। युवराज सुहानी से कहता है, यही बैठे रहना है या अंदर चलकर उनसे बात भी करोगी? सुहानी हड़बड़ाकर कार से बाहर निकलती है। युवराज भी कार से निकलकर बेझिझक उस घर के अंदर जाने लगता है। सुहानी भी युवराज के पीछे पीछे जाती है। उस घर के गार्डन से चलकर युवराज घर के दरवाजे तक पहुंचता है और डोरबेल बजा देता है। डोरबेल बजने के कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग आदमी दरवाज़ा खोलते हैं। वो आदमी युवराज को देखकर खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, युवराज बाबा, आप यहाँ? युवराज कहता है, जीतू काका, आज मैं कुछ काम से आया हूँ। जीतू काका कहते हैं, कहिए युवराज बाबा, आपको मुझसे क्या काम है? युवराज कहता है, मुझे आपको किसी से मिलाना है। ये कहकर युवराज थोड़ा साइड हो जाता है और जीतू काका की नज़र युवराज के पीछे खड़ी सुहानी पर जाती है। सुहानी को देखते ही जीतू काका अपना चश्मा एडजस्ट करके उसे गौर से देखने लगते हैं। उन्हें सुहानी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जीतू काका के ऐसे देखने से सुहानी थोड़ा नर्वस हो जाती। याददाश्त पर बहुत जोर देने पर भी जीतू काका को याद नहीं आता कि उन्होंने सुहानी को कहाँ देखा है। सुहानी जीतू काका को देखकर मुस्कुरा देती है। जीतू काका भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को घर के अंदर बुलाकर बैठने को कहते हैं। जीतू काका युवराज से कहते हैं, कहिए युवराज बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? युवराज सुहानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, काका, ये आपसे कुछ पूछना चाहती है। जीतू काका मुस्कुराते हुए सुहानी को देखकर कहते हैं, कहो बेटी, क्या पूछना है तुमको? सुहानी कुछ नर्वस होकर कहती है, काका, मुझे महेश सक्सेना के बारे में आपसे पूछना था। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ही दिनों में उनके परिवार में सबकी मौत हो गई? सुहानी का ये सवाल सुनकर जीतू काका के चेहरे पर खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ दिखने लगता है। वो फौरन युवराज की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों से समझ आ रहा था कि वो युवराज से कोई सवाल कर रहे हैं। युवराज अपनी पलकें झपकाकर जीतू काका को सुहानी के सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। सुहानी कंफ्यूज होकर एक बार जीतू काका को तो एक बार युवराज को देख रही थी। युवराज का इशारा समझकर जीतू काका सुहानी से कहते हैं, बेटा, सक्सेना साहब के साथ वो सब उस मनहूस कुएं की वजह से हुआ था। जीतू काका की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है, लेकिन युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के वहीं बैठा रहता है। उसे पहले से ही ये सारी बातें पता थी, लेकिन वो सुहानी को ये पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो ये सब जानता है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, काका, आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। जीतू काका फिर से उसे गौर से देखने लगते हैं। उन्हें अब भी सुहानी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उनके मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि आखिर ये लड़की सक्सेना साहब के बारे में क्यों जानना चाहती है। लेकिन वो सुहानी से कोई सवाल नहीं करते क्योंकि युवराज उसके साथ था और युवराज ने उन्हें सुहानी को सारी बातें बताने का इशारा किया था। जीतू काका को युवराज पर पूरा भरोसा था। जीतू काका अपनी बात कहना शुरू करते हैं, बेटा, सक्सेना साहब बहुत बड़े आदमी थे। वो शिमला के सबसे रईस और इज्जतदार इंसान थे, लेकिन उससे भी बढ़कर उनका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। उनके परिवार में उनकी बीवी अवंतिका मैडम और उनकी एक प्यारी सी बेटी शिवी थी।
ये सुनकर सुहानी बोल पड़ती है, शिवी। सुहानी को ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। उसे याद आता है कि सपने में जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, तब एक आदमी बार बार शिवी शिवी कहकर पुकार रहा था। सुहानी का ये रिएक्शन देखकर युवराज समझ जाता है कि उसे फिर से कुछ याद आ रहा है। जीतू काका कहते हैं, हाँ बेटा, शिवी नाम था उसका। बड़ी प्यारी बच्ची थी, दिन भर मेरे साथ गार्डन में ही खेलती रहती थी। सक्सेना साहब का बड़ा प्यारा हंसता खेलता परिवार था। जीतू काका की बात सुनकर सुहानी बीच में ही बोल पड़ती है, काका, फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया? अब जीतू काका फिर से दुखी हो जाते हैं। वो उदासी और गुस्से के साथ आगे कहते हैं, सक्सेना साहब उस पुराने रोड वाले बंगले में रहते थे जहां वो मनहूस कुआं है। सुहानी फौरन कहती है, लेकिन मी, सक्सेना वहां क्यों रहते थे? वो जगह तो बहुत खतरनाक है ना, वहां कोई भी नहीं जाता। जीतू काका कहते हैं, नहीं बेटा, पहले वो जगह वैसी नहीं थी जैसी अब है। पहले उस जगह के आसपास लोग जाते भी थे और वहां कुछ लोगों का घर भी था। आज से 11 से 12 साल पहले की बात है। जिसे आप लोग विशिंग वेल कहते हो, उस जगह पर लोगों की मौतें नहीं होती थी। उसे 200 साल पहले एक सिद्ध अघोरी बाबा ने बांध दिया था, जिसके कारण वो साया उस कुएं से बाहर नहीं आ पाता था। तब आज की तरह उस कुएं का खौफ नहीं हुआ करता था, लोग बस उससे दूरी बनाकर रखते थे। सुहानी गौर से जीतू काका की बातें सुन रही थी। वो कहती है, फिर क्या हुआ काका? जीतू काका आगे कहते हैं, फिर पता नहीं कैसे किसी ने उस साए को आज़ाद कर दिया और आज़ाद होते ही उस साए ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। जीतू काका की बात सुनकर युवराज का मन उदास हो जाता है। वो जानता था कि उस साए को उसके डैड ने ही आज़ाद किया था। सुहानी भी युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज अपनी उदासी अपने चेहरे पर तो नहीं आने देता, लेकिन सुहानी उसकी आंखों में उदासी देख लेती है। उसे युवराज के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि इन सब में युवराज की कोई गलती नहीं थी, बल्कि इन सब की वजह से सबसे ज्यादा सफर युवराज को ही करना पड़ा था। जीतू काका आगे कहते हैं, सक्सेना साहब का घर उस कुएं के पास ही था। जब वहां लोगों की मौतें शुरू हुई थी, तब हम सब ने उनसे कहा था कि वो उस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन सक्सेना साहब इन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। कुछ दिनों के बाद अवंतिका मैडम के बर्ताव में बदलाव आने लगा। पहले वो बहुत खुश रहती थी और सबसे बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा बहुत बढ़ने लगा था। छोटी छोटी बातों पर वो सब पर इतना गुस्सा करने लगी थी कि वहां के नौकर भी काम छोड़कर जाने लगे थे। एक बार तो उन्होंने शिवी की केयरटेकर की गर्दन पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी तक दे डाली थी। शिवी बिटिया, जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसे उन्होंने डांटना, यहाँ तक कि मारना भी शुरू कर दिया था। सक्सेना साहब अवंतिका मैडम के इस बर्ताव से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने उनका कई डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात की बात है, मैं उस रात पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आया था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में टॉर्च लेकर कुछ ढूंढ रहा है। जब मैं उनके पास गया तो देखा कि वो सक्सेना साहब थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि अवंतिका मैडम अपने कमरे में नहीं है। फिर हम दोनों उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगे। पूरा घर ढूंढ लेने पर भी जब वो हमें नहीं मिली, तो मैं और सक्सेना साहब उन्हें ढूंढते हुए घर से बाहर निकल गए। वो हमें घर से बाहर भी नहीं मिली। उन्हें ढूंढते हुए हम दोनों उस कुएं के पास पहुंच गए। फिर हमने जो देखा वो, ये कहते हुए जीतू काका के आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। सुहानी झट से कहती है, आपने क्या देखा काका? जीतू काका सामने बैठे युवराज को देखने लगते हैं, मानो वो युवराज से पूछ रहे हों कि उन्हें सुहानी को आगे की बात बतानी चाहिए या नहीं। युवराज फिर से जवाब में अपनी पलकें झपका देता है। जीतू काका युवराज का जवाब समझ जाते हैं और आगे कहते हैं, उस रात जब हम उस कुएं के कुछ पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक औरत खड़ी है। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। वो चांदनी रात थी, इसलिए कुएं के पास का नज़ारा हमें बिल्कुल साफ दिख रहा था। हम एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर वो सब देखने लगे। उस औरत के सामने एक आदमी खड़ा था। तभी उस औरत ने उस आदमी का गला पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। उस आदमी के गले से जैसे खून की धारा बह रही थी और वो छटपटा रहा था। कुछ देर तक छटपटाने के बाद उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। ये देखकर मैं और सक्सेना साहब बहुत घबरा गए थे, लेकिन हमारे होश तो तब उड़ गए जब वो औरत पीछे मुड़ी। जैसे ही वो पीछे पलटी, हमने उस औरत का चेहरा देखा। वो औरत और कोई नहीं बल्कि अवंतिका मैडम ही थी। हम उन्हें देखकर एक मोटे से पेड़ के पीछे छुप गए।
वो बिना इधर उधर देखे चलते हुए अपने उसी घर के अंदर चली गई। ये सब देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो साया अवंतिका मैडम के ऊपर हावी हो रहा है और वो अपना शिकार करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। शायद उस समय तक वो साया इतना ताकतवर नहीं था कि खुद अपना शिकार कर सके, इसलिए उसने अवंतिका मैडम को जरिया बनाया। इस घटना के बाद सक्सेना साहब को भी इन बातों पर विश्वास करना ही पड़ा। अगले ही दिन सक्सेना साहब ने शिमला के एक बहुत बड़े पंडित को घर बुलाया। पंडित जी अपने कई शिष्यों के साथ उस घर में आए। उस घर में कदम रखते ही पंडित जी को पता चल गया कि वहां किसी अतृप्त आत्मा का साया है। उन्होंने उस साए को कैद करने के लिए उसी दिन घर में हवन करने का फैसला किया। उस दिन अवंतिका मैडम सुबह से ही अपने कमरे में थी और सक्सेना साहब शिवी बिटिया के साथ घर के हॉल में पंडित जी के साथ थे। जैसे ही हवन शुरू हुआ, अवंतिका मैडम अपने कमरे से बहुत ही गुस्से में नीचे आ गई। हॉल में आते ही उन्होंने गुस्से में उस हवन को बंद करने के लिए कहा, लेकिन हवन चलता रहा। जब अवंतिका मैडम के बहुत कहने पर भी हवन नहीं रुका तो उनका गुस्सा और भी बढ़ने लगा। अचानक वो गुस्से में गुर्राने लगी और उनकी आंखों की पुतली छोटी होने लगी। अब वो साया फिर से पूरी तरह अवंतिका मैडम पर हावी हो गया था। अगले ही पल हॉल में तेज हवा चलने लगी थी और वहां रखा सारा सामान अपने आप हिलने लगा था। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग डर गए थे, लेकिन फिर भी पंडित जी ने हवन जारी रखा। जब अवंतिका मैडम की बहुत कोशिशों के बाद भी हवन नहीं रुका तो उन्होंने सक्सेना साहब से शिवी को छीन लिया। उन्होंने शिवी के गले पर चाकू रखकर धमकी दी कि अगर हवन बंद नहीं किया गया तो वो शिवी को मार डालेगी। शिवी की जान खतरे में देखकर सक्सेना साहब डर गए और उन्होंने हवन वहीं रोक दिया। अगली सुबह उस कुएं के पास अवंतिका मैडम की लाश मिली। उन्हें उस साए ने बिल्कुल उसी तरह मारा था जैसे वो अपने बाकी के शिकार को मारता था। अवंतिका मैडम की मौत के बाद सक्सेना साहब पूरी तरह टूट गए थे। उनकी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, लेकिन शिवी के लिए उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। अवंतिका मैडम की मौत के कुछ दिन बाद ही शिवी के भी बर्ताव में वही बदलाव आने लगे थे जो शुरू में अवंतिका मैडम में आए थे। ये देखकर सक्सेना साहब डर गए थे। उन्होंने कई पंडित और तांत्रिकों की मदद ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिवी का गुस्सा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था और वो हिंसक होने लगी थी। तभी सक्सेना साहब को हिमालय के किसी सिद्ध अघोरी के बारे में पता चला। वो शिवी को लेकर उनके पास चले गए और जब वापस आए तो शिवी ठीक हो चुकी थी। शायद उन अघोरी ने ही शिवी बिटिया को ठीक किया था। फिर एक सुबह जब मैं उठा तो सक्सेना साहब और शिवी बिटिया घर में नहीं थे। मैं सोच में पड़ गया कि वो दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। उसी दिन दोपहर में हमें पता चला कि उनके कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो कार खाई में गिर गई है। उस एक्सीडेंट के बाद सक्सेना साहब की तो लाश मिली, लेकिन शिवी बिटिया की लाश उसी खाई में कहीं खो गई। ये कहते हुए जीतू काका की आंखें भर आती है और वो अपने हाथों से अपने आंसू पोंछने लगते हैं। सुहानी हैरानी से एकटक जीतू काका को ही देख रही थी। सुहानी को अंदाजा भी नहीं था कि जो कहानी उसने अभी अभी सुनी है वो उसकी अपनी कहानी है। आज फिर से वही कहानी सुनकर युवराज का दिल भर आता है। वो मन ही मन खुद को और अपने डैड को कोसने लगता है, क्योंकि उस साए के आज़ाद होने का जरिया वो दोनों ही थे। सुहानी को देखकर युवराज का गिल्ट और भी बढ़ता जा रहा था। उस साए ने सुहानी का पूरा परिवार खत्म कर दिया था। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि जब ये बात सुहानी को पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। जीतू काका से मी सक्सेना के बारे में जानकर युवराज और सुहानी उनके घर से चले जाते हैं। युवराज कार ड्राइव कर रहा था और सुहानी उसके पास में बैठी थी। सुहानी मी सक्सेना की कहानी की सभी कड़ियों को जोड़ने में लगी थी। वहीं युवराज बिना कुछ कहे अपने मन में बहुत बड़ा बोझ लिए कार ड्राइव कर रहा था। यही सब सोचते हुए सुहानी की नज़र युवराज पर जाती है और वो युवराज को बड़े ही गौर से देखने लगती है। कुछ देर युवराज को देखने के बाद सुहानी कहती है, युवराज सर, कार रोक दीजिए। युवराज का मूड पहले ही बहुत खराब था, फिर सुहानी के ये कहने से वो इरिटेट होकर कहता है, तुम मुझे यहाँ कार रोकने के लिए क्यों कहा रही हो? हम अभी तुम्हारे हॉस्टल नहीं पहुँचे हैं। सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, सर, मैंने कहा ना, कार अभी रोकिए। सुहानी के जिद करने पर युवराज कार को साइड में ले जाकर उसे रोक लेता है और थोड़े गुस्से में कहता है, लो रुक गई कार। अब क्या? युवराज इस वक्त बहुत तकलीफ में था, जिसे वो अपने गुस्से के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। सुहानी अपना सीट बेल्ट निकाल लेती है और युवराज की तरफ मुड़ जाती है। युवराज सुहानी पर ध्यान न देकर सामने ही देखता रहा था। सुहानी युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है
और कार की गियर पर रखा युवराज का हाथ अपने हाथों में ले लेती है। सुहानी को इस तरह से अपना हाथ पकड़ते देख युवराज थोड़ा हड़बड़ा जाता है और सुहानी की तरफ देखने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी क्या करने की कोशिश कर रही है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, युवराज सर, मुझे पता है कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपको आज भी यही लगता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपने नहीं किया है, बल्कि इन सब से अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो वो आप ही हो। इसलिए प्लीज खुद को इस तरह से ब्लेम करना बंद कीजिए। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज की आंखें भर आती है। बचपन से आज तक जो भी युवराज ने सहा था उसका दर्द सिर्फ वही जानता था, फिर भी वो इन सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता था। आज पहली बार किसी ने उसे एहसास दिलाया था कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। सुहानी की बात सुनकर युवराज का दिल भर आता है। अपनी आंखों में आए आंसू छुपाने के लिए युवराज अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। सुहानी को इस बात का एहसास था कि इस तरह अकेले घुट-घुट कर रहना किसी को कितनी तकलीफ दे सकता है। सुहानी ये अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि 11 साल की उम्र से किसी आत्मा के साए में रहना कितना भयानक होता होगा। युवराज के बारे में सोचकर सुहानी की आंखें भी नम हो जाता है। वो अपना हाथ युवराज के चेहरे की तरफ बढ़ाती है और अपने हाथ से युवराज का चेहरा फिर से अपनी तरफ करके बड़ी मासूमियत से कहती है, युवराज सर, आप चिंता मत कीजिए, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज के आंसू जो अब तक उसने गिरने नहीं दिए थे वो आंखों से बाहर आ जाते हैं। सुहानी बड़े प्यार से युवराज के चेहरे से उसके आंसू पोंछती है। युवराज खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद से हारकर सुहानी को गले लगा लेता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनिए परछाई का अगला एपिसोड।